नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर मचे हाहाकार के बीच आज प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति का साफ करने की कोशिश की। मंत्री ने कहा कि सरकार खाद की कमी नहीं होने देगी और जहां कालाबाजारी या जमाखोरी हो रही है वहां कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी को निलंबित किया गया है क्योंकि यूरिया बिक्री में लापरवाही बरती गई। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, खुशीनगर और देवरिया में जमाखोरों की पहचान उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। खुशीनगर और देवरिया में ऐसे लोग पकड़े गए जो बिना जोत के 50 या 40 बोरी खाद उठा रहे थे। कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि मंत्री ने कहा किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री का बयान सुनिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही है मेरे साथ में। मंत्री जी, हमें कुछ नहीं बताना। नेपाल से सटे कई ऐसे जिले जहां पे वो आगे आके पूछिएगा, अब आगे आके पूछिएगा। किसान पूरे प्रदेश में परेशान है। कहीं किसान परेशान नहीं है, सब जगहों पे अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को फर्टिलाइजर दिया जा चुका है। तो देखिए, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही थे जिन्होंने साफ तौर से बताया है कि किसान परेशान नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ इस तरह की नजर आ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसान सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यूरिया और खाद की समस्या के कारण हाहाकार मचा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर स्टार, हॉर्नबिल टीवी। मध्य प्रदेश की राजधानी में उस समय गर्माहट आ गई जब बसपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उमंग सिंगर पर निशाना साधते हुए तीखा हमला बोला। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि संविधान, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार सवाल उठाना सही नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी को चेताते हुए कहा कि वह इतने मत पागल न बने कि पार्टी के अंदर ही विद्रोह की स्थिति बन जाए। उन्होंने यहां भी पूछा कि जिन कांग्रेस नेताओं ने मामूली वोटों से चुनाव जीता, क्या वे भी वोट चोरी का शामिल थे। उन्होंने कहा कि अगर सच में वोट चोरी का इतिहास देखना हो तो वह आपातकाल था जिससे इंदिरा गांधी ने लगाया था। सोनिया रामेश्वर शर्मा तीखा हमला, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की वर्तमान रणनीति पर सवाल उठाते हुए इमरजेंसी को बताया वोट चोरी का सबसे बड़ा उदाहरण। सुनिए। बात कही उन्होंने कि 27 सीटों पे वोट चोरी हुई है। नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के उमंग सिंगार जी और नेता प्रतिपक्ष देश के श्रीमान राहुल गांधी जी, दोनों नेता प्रतिपक्षों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के दिए गए संविधान की व्यवस्था में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा न करे। कांग्रेस के नेता जहां 1000, 2000, 2500, 3000 से हार गए तो वो कह रहे हैं कि यहां वोट चोरी हो गया। लेकिन मेरा ये भी कांग्रेसी नेताओं से पूछना है कि कई कांग्रेसी नेता 700 वोट से, 400 वोट से, 1300 वोट से, 2700 वोट से, 200 वोट से, 3000 वोट से जो कांग्रेसी नेता जीते हैं, क्या उन कांग्रेसी नेताओं ने वोट चोरी की है क्या? अगर नहीं की तो श्रीमान जरा भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र के प्रति जनता का अविश्वास पैदा न करें। सच में अगर वोट चोरी हुई थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने पराजय के बाद और कोर्ट के निर्णय के बाद जो तानाशाही और आपातकाल लगाया था, वो देश में सबसे बड़ी वोट चोरी थी। वो भारत के संविधान का सबसे बड़ा अपमान था, वो न्यायपालिका का सबसे बड़ा उल्लंघन था और अपमान था। इसलिए कांग्रेस ये पाप बार बार कर रही है। मेरा राहुल गांधी जी से ये कहना है कि राहुल गांधी जी, हार के भय से इतने मत पगलाओ, इतने मत खिसियाओ कि आप इस डर के कारण कि कल कांग्रेस में विद्रोह ना हो जाए, हम बिहार हार जाएं, हम यूपी हार जाएं, हम अन्य प्रदेशों में हार जाएं और हार के जब परिणाम आए तो जनता ऐसा नहीं कि हमसे मांग करने लगे और कांग्रेस के नेता भी बोलने लगे कि राहुल गांधी अब माफ करो, नेता प्रतिपक्ष पद से हट जाओ और कांग्रेस को बचने दो। श्रीमान राहुल गांधी जी, आपके अगर यही आचरण व्यवहार रहे तो बची खुची कांग्रेस भी अपने आप चोरी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में जो समझदार लोग होंगे वो आपका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे, वो कांग्रेस को छोड़ जाएंगे और वो वहां चले जाएंगे जहां लोकतंत्र को सम्मान मिले,
जहां मतदाता के मत की पहचान और कीमत को स्वीकार किया जाए, या मत देने वाले का पर अविश्वास नहीं बल्कि उससे मत पर विश्वास और भरोसा किया जाए, जो परिणाम आए उसे मतदाता का परिणाम मानकर उसका आदर किया जाए। आपका व्यवहार ये खिस्यानी बिल्ली की तरह है, आपका व्यवहार ये पागलपंथी का व्यवहार है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वोट चोरी हो कि नहीं हो, पर कांग्रेस चोरी जरूर होने वाली है। उमंग सिंह ने ये आदेश जारी किया कि नहीं डाली किसी जाए। भी नेता को कुछ नहीं मालूम। जब वोटर लिस्ट घर घर जाकर नाम भराए जाते हैं, मतदाता सूची में साल में 2 बार कार्यक्रम होते हैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने और नाम कटवाने के। कोई नेता जाता है क्या? जो मतदाता बेचारा खुद जाता है, खुद नाम जुड़वाता है, खुद कटवाता है। और अब इतने क्यों चिल्ला रहे? जब आधार से वोट जोड़ने का नाम आया तो सब कपड़े फाड़ने लगे। भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने तो आदेश दिए ना कि सब मतदाता आधार से लिंक करो। आधार से लिंक करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि आपका वोट डाले। तब आप कहोगे कि बुर्का नहीं हटाएंगे वोट देखने वाले को, तब महिला की पहचान नहीं बताएंगे। क्यों? इसलिए लोकतंत्र को परिभाषित करने के अलग अलग तरीके मत ढूंढो। लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में जो दिए हैं उनका मेहरबानी करके पालन करो। और इसलिए पगलाओ मत, पगलाओ मत। वोट चोरी नहीं हुआ। जहां कांग्रेस 700 से लेकर 2000 और 2500 के बीच में जीती है, वहां उन कांग्रेसियों से पूछो उनने वोट चोरी किया था क्या, और उनने वोट चोरी नहीं किया तो कोई वोट चोरी नहीं करता। चोरी तो कांग्रेस करती आई है। चोरी और सीनाजोरी ये कांग्रेस का धंधा है, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग का नहीं। उमंग सिंह ने खुलासा किया है इसे जीतू पटवारी करने वाले थे, पर उन्होंने वो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा सर्वर डाउन। उनका सर्वर डाउन रहने दो। हमें दोनों में क्या मतभेद समझते हैं? हमें उन दोनों के सर्वर से और अफजल से कुछ लेना देना नहीं है। हमको तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है कि वोट चोरी का आरोप ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता का फर्क। एमडी ड्रग्स की जो फैक्ट्री पकड़ाई है, एमडी ड्रग्स पर भारत सरकार की टीम पूरे देश भर के अंदर सघन काम कर रही है। भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट के एजेंसी से साइलेंट मूवमेंट के तहत अपराधियों को पता ना पड़े, भनक ना पड़े और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो, इस योजना से पूरे देश भर में अभियान चला रही है। मैं भारत सरकार की एजेंसियों को बधाई देता हूं कि वो अपराधियों पर शिकंजा कस रहे हैं, चाहे ड्रग्स के हों, चाहे लैंड के हों, चाहे लव जिहादी हों, चाहे देश के अंदर आतंकवाद को पनपाने वाले पीएफआई जैसे लोग हों। सब पर तब लोगों को पता पड़ता है जब गुर्गे को एजेंसी दबोच कर जेल में डालने लगती हैं, तब लोग कहते हैं अरे अपराधी यहां हमारे पास में रह रहा था। इसलिए भारत सरकार की एजेंसियों को मैं धन्यवाद देता हूं। आजकल भारत सरकार की एजेंसियां अपराधी और आतंकवादियों और नक्सलाइट को निपटाने के लिए वैसे ही सूत्र अपना रहे हैं जैसे सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के घर घरौंदे और आतंकवादियों को मारकर खत्म कर दिया। तब पाकिस्तानियों को पता चला कि इनने तो सब कुछ खत्म ही कर दिया। तो वैसे ही अब भारत सरकार की एजेंसियां अपराधियों पर सख्त नजर रखे हुए और ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर जेल में डाला जा रहा है, उनका निपटारा किया जा रहा है और उनको खात्मा किया जा रहा है और अपराध मुक्त और नशा मुक्त हिंदुस्तान बनाने का अभियान जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस क्या कर रही है? उससे पहले भी गुजरात पुलिस ने जब मध्य प्रदेश में विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य में बीजेपी ने फर्जी जनादेश के दम पर सरकार बनाई है और इसमें से चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। उमंग सिंगर ने कहा कि मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी है। केवल 2 महीने में मध्य प्रदेश में 16 लाख से अधिक मतदाता बढ़ गए हैं, यानी प्रतिदिन करीब 26,000 मतदाता। उन्होंने यहां भी आरोप लगाया कि जून 2023 में वोट जोड़ने, काटने और संशोधन को छुपाया गया और वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया। सिंगार ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वहां अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और वोटर की फोटो सहित पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई सीटों पर नतीजे के मुकाबले वोटों के असमानता देखी गई है। सुनिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर के आरोप। अब मैं कहना चाहता हूं कि अब एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हम वोटर की जानकारी उसके वेबसाइट पे देते हैं,
वोटर अपनी ईपिक नंबर से देख सकता है, लेकिन वोटर पूरी लिस्ट नहीं देख सकता। अगर राजनीतिक पार्टी देखना चाहे या कोई आम व्यक्ति पूरी वोटर लिस्ट अपने बूथ की देखना चाहे तो वो चुनाव आयोग नहीं देता। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डेटा ज्यादा होता है, फोटो ज्यादा रहते, इसलिए हम नहीं दे पाते। लेकिन आप राजनीतिक पार्टी को दे सकते हो जो चुनाव लड़ रहा, जो उम्मीदवार है उसको। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी की ऐसी कई वेबसाइट्स है, वो सरकार की वेबसाइट है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, इन सब वेबसाइट पे आप डेटा डालते हो विद फोटो के साथ, तो वो वेबसाइट आपकी हैंग नहीं होती है। आप चुनाव आयोग के लिए जब आम जनता वोट डालना चाहती है तो उसको विद फोटो आप देना नहीं चाहते हो, तो आप आपकी ब्रांडिंग के लिए जितनी की योजना है उन वेबसाइटों पे आप डल जाते हैं फोटो, लेकिन चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं देना चाहती। तो ये आपने कई बार देखा कि अभी किस प्रकार से बंद की जा रही है वेबसाइट है। दूसरी बात, हमारी स्पष्ट रूप से इसमें मांग है कि सरकार वोटर लिस्ट को फ्रीज करे, कि जब आपने दावे आपत्ति का दिन आखिरी दिन होता है, जब उसके बाद जो फाइनल सूची बनती है जन पार्टियों को दिखा के, राजनीतिक पार्टियों को, उम्मीदवारों को दिखा के, उसके बाद आप उसको फ्रीज करना चाहिए। आप आखिरी 24 घंटे तक जब वोट डलने वाले रहते, जब तक आप उसके अंदर नाम जोड़ते रहते हो, जब कैंडिडेट के पास आती है, उम्मीदवार के पास आती है, पोलिंग एजेंट को जब देते हैं तो उसकी वोटर लिस्ट अलग होती है, और जो आपने 6 महीने पहले निकाली वो वोटर लिस्ट अलग होती है। कई नाम डिलीट होते हैं, तो वहां पे पीठासीन अधिकारी कहता है चुनाव वाला कि भैया ये नाम नहीं, वोट नहीं डाल सकता। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की प्रयास किया। रीडेबल फॉर्मेट आपको देना नहीं चाहती, एकदम आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन रीडेबल फॉर्मेट आप क्यों नहीं देना चाहते हो। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में किस प्रकार से यहाँ सरकार बनाई, और मैं कह सकता हूं कि ये सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोगों के कारण बनी है, जनता के जनादेश के कारण नहीं बनी। ये मैंने आपको प्रमाण दिए है कि अब चुनाव आयोग बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन जो आपके लेटर निकाले, क्या कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, क्या ये लोग, इनकी जवाबदारी नहीं है? क्या इनको इस्तीफे नहीं देना चाहिए? मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई है वो न्याय की बात है, आम जनता की बात है, आम वोटर की बात है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की बात है। तो राहुल गांधी जी अपनी बात पे अडिग है, लेकिन चुनाव आयोग जिस प्रकार से हेराफेरी करता है और हलफनामे की बात करता है, माफी मांगने की बात कराते हैं राहुल गांधी को, मैं कहता हूं चुनाव आयोग को माफी नहीं मांगे। अब चुनाव आयोग तो तीनों कमिश्नर इस्तीफा दे, आपने ये लेटर निकाले। इसके अलावा मैं आपको एक और लेटर बताना चाहता हूं कि एक लेटर और निकाला इन्होंने, सेम लेटर ये निकला है, ये भी 9 जून का। इसमें लिखा है एक्सेप्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, इनको छोड़ के सेम यही भाषा, यही चीज कि किसी को नहीं दी जाए, ना वेबसाइट पे डाली जाए, ये भी चुनाव आयोग ने निकाली है। तो चुनाव आयोग के ये कागज, ये प्रमाण क्या गलत है? इससे स्पष्ट होता है कि आप खुद ही चोरी करवा रहे हैं वोटों की, आप खुद ही वोट बढ़वा रहे हैं, लेकिन आप देना नहीं चाहते। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पे भारतीय जनता पार्टी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और चुनाव आयोग को अपने राहुल गांधी जी से अब माफी मांगना चाहिए। 2-3 सवाल है। एक तो ये है कि जब चुनाव आप लोग हारे तो आप लोगों ने ईवीएम को दोष दिया, आपने कहा कि 20-20 हज़ार इसमें वोट सेट किए गए थे, ये 20-25 विधायकों ने बताया था। दूसरा, उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं जांच पड़ताल की? 2 साल तकरीबन चुनाव को हो गए, अब आप बता रहे हैं। और तीसरा उसमें यह है कि कितने लाख वोट चोरी की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अंतर है आपका सरकार से हारने का वो 35 लाख वोट होगा।
देखिए, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जब कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो एक दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता। तो मुझे भी लगता है इस इन्वेस्टिगेशन को हमारे साथियों के साथ, लॉयर्स के साथ, सबके साथ करने में समय लगा। तो मैं समझता हूँ कि बगैर प्रमाण के कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो प्रमाण के आधार पर मैंने बात बोली। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनिमय विधेयक 2025 पेश किया है। इस विधेयक का मकसद साफ है, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और मनी गेमिंग एम्स पर सख्त रोक लगाना। विधेयक के मुताबिक ई स्पोर्ट्स और शैक्षणिक गेमिंग को प्रशिक्षण, अनुसंधान और सरकारी योजनाओं के जरिए समर्थन मिलेगा, जबकि सट्टेबाजी, ऑनलाइन जुए और फटेबाजी स्पोर्ट्स जैसे असली पैसे वाले खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन मनी गेमिंग ऐप्स के जरिए परिवार कर्ज और संकट में फंसते हैं, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का भी खतरा बढ़ता है। उल्लंघन पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, दोहराने पर और कड़ी सजा, बैंकों पर और पेमेंट गेटवे पर भी नियंत्रण, मनी गेम्स के विज्ञानों पर प्रतिबंध। वही खेल मंत्रालय ई स्पोर्ट्स के लिए ढांचा तैयार करेगा, जबकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गेमिंग को सहयोग देंगे। इसके लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण भी बनेगा जो गेम्स का वर्गीकरण, रजिस्ट्रेशन और शिकायत निवारण देखेगा। इससे युवाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकता क्या है, इस विधेयक पर सरकार की मंशा सुनिए। नंबर 23 श्री अश्विनी वैष्णव। Honorable Speaker Sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. श्री मनीष तिवारी जी। सभापति महोदय, हाउस को ऑर्डर में लाइए, एसआईआर पे बहस कराइए, एसआईआर पे बहस कराइए पहले, और उसके श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन। Sir, the house is not in order. The question is that the leave may be granted to introduce the bill. Those in favor may say yes. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. The permission is granted and the minister may now introduce the bill. Honorable Speaker Sir, I rise to introduce the promotion and regulation of online gaming bill 2025 to be taken into consideration. भारत और रूस के संबंधों को लेकर आज एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत में रूस के राजनयिक रोमन बाबुश्किन ने स्पष्ट कहा है कि भारत ने जो रुख अपनाया है वह बिल्कुल सही दिशा में है। दरअसल यह बयान एक अमेरिकी सलाहकार की उस टिप्पणी के जवाब में आया है जिसमें कहा गया था कि भारत को रूसी तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। बाबुश्किन ने कहा कि अगर पश्चिम भारत की आलोचना कर रहा है तो इसका मतलब है कि भारत बिल्कुल सही कर रहा है। उन्होंने साफ किया कि रूस को भारत से कोई ऐसी उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि वहाँ तेल खरीदना बंद करे। दोनों देशों के बीच सहयोग किसी भी चुनावी से पार पाने की सक्षम है। बाबुश्किन ने यहाँ भी कहा कि पाबंदियों के बावजूद भारत रूस व्यापार में 7 गुना वृद्धि हुई है और दोनों देश संतुलित समाधान खोजने में समर्थ है। अमेरिकी दबाव के बीच भारत के रुख का समर्थन और भारत रूस संबंधों पर भरोसा पर भारत में रूस के प्रभारी राजनयिक रोमन बाबुश्किन का बयान सुनिए। First of all, we don't expect that to happen. And second, whatever happens, we know the challenging circumstances for India, and the point is that this is the true strategic partnership which we are enjoying. That means that we have earned the trust in our relations. Whatever happens,
even there are some challenges, even the problems. Well, we are committed to remove them in the relations. We are able to sit together and honestly remove these problems and at least minimize their impact with due respect to national interests. So the problem of sanctions we have seen for many years already. So, but have a look, our trade is growing. During the recent couple of years, it has increased 7 times. It means that we managed to find the solutions to any challenging situations. Right now, we are well, at the verge of something historical happening globally. So, because when it comes to the leaders' conversation, probably there is signals that some changes are in the air in the relations between global powers, how we manage the security architecture globally and regionally. And of course, the recent, especially recent telephone call by President Putin to Prime Minister of India, Modi ji, explaining and sharing the information. फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए जुड़े रहे हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।